हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवू एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज हम युक्ति पब्लिकेशन की बुक है सामान्य ज्ञान। युक्ति पब्लिकेशन की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण तैयारी के लिए। एनसीईआरटी पर आधारित है। किस पर आधारित है? एनसीईआरटी पर आधारित है। सामान्य ज्ञान सार संग्रह संपूर्ण का, जिसमें सभी सामान्य ज्ञान के सभी विषयों के 50,000 प्लस प्रश्न इंपोर्टेंट दे रखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। इसमें ये डॉक्टर बीपी सिंह और संजय सुमन के द्वारा लिखित है। तो सामान्य ज्ञान हम एनसीईआरटी सार संग्रह प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पसंद आई वीडियो को तो लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? सम्मेद शिखर। समाधि धारण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि धारण जो किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। बौद्ध और जैनियों की तीर्थ स्थल कौन सी प्रसिद्ध है? कौशाम्बी। श्रवण बेलगांव में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? ये की थी चामुंडराय ने। श्रवण बेलगांव में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? चामुंडराय ने स्थापित की थी। शैव और भागवत धर्म। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। जो शिव के उपासक उसे क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा है? रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। भागवत धर्म में वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णुवंशी कृष्ण थे। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। ऋग्वेद में जो विष्णु का उल्लेख है किस रूप में हुआ? आकाश के देवता के रूप में हुआ है। नयनार कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। जो नयनार थे कौन थे? शैव धर्मानुयायी थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति योग का। मत्तमयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। जो अथर्ववेद में शिव को क्या कहा है? भव कहा गया है, सर्व, पशुपति एवं भूपति। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नयनार संतों की प्रमुख भूमिका थी। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में किसका प्रयोग किया गया है? कृष्ण का उपयोग किया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने की थी। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। जो विष्णु के 10 अवतार उनका प्रयोग किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? वाराह। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। जो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। किससे संबंधित है? केवल वासुदेव से संबंधित है। भगवान धर्म का
ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म में संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। बेसनगर अभिलेख से संबंधित हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मूर्तियों की सभा में संपूर्ण भारत कथा का वाचन किया गया है। नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के उसमें पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। जो भगवान संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को दिया जाता है। अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है अवतारवाद का उल्लेख। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? हेराक्लीज। मेगस्थनी ने श्री कृष्ण को क्या कहा? हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने किया था। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा कहा जाता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? भक्ति को। सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? भक्ति को दिया गया। कृष्ण कहाँ के निवासी थे? मथुरा के। कृष्ण कहाँ के निवासी थे? मथुरा के। अब पढ़ेंगे छठा चैप्टर है महाजनपद काल, जो 600 ईस्वी से 325 ईस्वी पूर्व का है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। उन्हें 16 महाजनपद कहा गया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक। जो पाली ग्रंथ है इसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा किया गया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। बिम्बिसार का संबंध था हर्यक वंश से। बिम्बिसार का संबंध किससे है? हर्यक वंश से था। हर्यक वंश के शासक को कुड़िक कहा जाता था। कुड़िक किसे कहा जाता? अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? कुड़िक। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? कुड़िक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। किसकी? पाटलिपुत्र नामक शहर की नगर की स्थापना। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज राजगृह। जो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज, जिसे क्या कहते हैं? राजगृह भी कहते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन के द्वारा। जो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किसने किया था? उदयन के द्वारा किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। जो 16 महाजनपद उनकी सूची किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। सिकंदर महान का मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद जो है सिकंदर महान का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी पर हुआ था? छठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? नंद वंश का शासक था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य कौन था? मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद।
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईस्वी में हुआ था मुद्रा का प्रचलन। अभिलेखीय साक्ष्य के से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। क्या नाम था उसका? कलिंग में। पहला ईरानी शावक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस। डेरियस ने क्या था? भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए उस अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु को। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने क्या किया था? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय क्या करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? भोजक। तो कली ग्रंथों में जो गांव का मुखिया होता है उसे भोजक कहा जाता है। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। चंड प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अवंती के राजा थे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई कलिंग में। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं चांदी के। जो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? चांदी के थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में ईस्वी पूर्व में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। जो कौशल महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित जनपद था अस्सक। जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित जनपद क्या था? अस्सक था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित है राजस्थान में। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? अर्ध चंद्राकार था। कैसा था? अर्ध चंद्राकार था। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? अजातशत्रु ने। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? महापद्मनंद। महापद्मनंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने शासन किया। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा का अभिलेख। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार के दरबार से संबंधित है जीवक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहे का। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। हाथियों का इस्तेमाल किसमें किया था? मगध के युद्ध में। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। प्रमुख महाजनपद 16 महाजनपद उनकी राजधानी और विशेष क्षेत्र। मगध। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या राजगीर। जो कहाँ था? राजगृह को गिरब्रिज के नाम से भी जाना जाता है या पटना विहार। पटना गया बिहार में है। अंग। अंग की राजधानी है चंपा। आधुनिक का है भागलपुर। आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। काशी। काशी की राजधानी का है वाराणसी या बनारस। ये कहाँ पर स्थित है? शिल्प व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था उत्तर प्रदेश। वज्जी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। जो विधेय मिथिला। वैशाली को क्या बोलते हैं? विधेय मिथिला। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में। कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। जो आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती
फैजाबाद उत्तर प्रदेश। यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जो दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश हरियाणा में है। चेदी, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी, जो बुंदेलखंड और उसके पास का भाग है उत्तर प्रदेश में। मल्ल, मल्ल की राजधानी, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनगर एवं पावा, जो देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। अस्मक, अस्मक की राजधानी थी पौदन्य या पोतन, जो गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश, दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक। अस्मक क्या है? दक्षिणी भारत का एक महाजनपद था। वत्स, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी या कौसम, ये प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। फिर पांचाल, पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र एवं कौमिल्य, ये रोहिलखंड के पास बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के पास का क्षेत्र है। मत्स्य, ये विराटनगर जयपुर, मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर जयपुर, जो राजस्थान के अलवर भरतपुर एवं जयपुर का क्षेत्र है। अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी एवं महिष्मती, जो मालवा के पास, मालवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश। गंधार, गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला एवं पुष्कलावती, जो आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, जो मथुरा उत्तर प्रदेश। कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर, जो श्रेष्ठ घोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान में है। अब अगला चैप्टर है मौर्यकाल। मौर्यकाल 322 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। उसका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण था। जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षर का लेखक कौन था? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षर किसने लिखी है? विशाखदत्त ने। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादसी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का नाम क्या था? देवान प्यादसी भी था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकृत किया? बौद्ध धर्म को। कलिंग विजय के उपरांत किसने बौद्ध धर्म को अंगीकृत किया था? अशोक ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने मदद की थी। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मगधी का प्रयोग किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। मेगस्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। किसने? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था जिला प्रशासक? केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ में। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। जो अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था, किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया था? मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने।
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। जो अशोक के शिलालेख हैं उसकी भाषा क्या है? प्राकृत है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? सातवां अंग था मित्र। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने राजधर्म की स्थापना की। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाय प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अशोक के 13वें शिलालेख में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी में सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया? गुण पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रपत रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये क्या है? शासन के सिद्धांत की एक पुस्तक है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 एडी में हुआ था। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 320 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था और शक संवत 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्वा या कण्व वंश ने किया। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था चरक ने लिखा था जिसे कहते हैं चरक संहिता। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? कुषाण काल में आरंभ हुई थी। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य जो चाणक्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है लकड़ी का।
अब अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, चाणक्य ने सहायता की थी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज किसके दरबार में थे? मेगास्थनीज किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक को क्या कहा जाता है? शिलालेखों का जनक कहा जाता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को अंतिम दिनों में किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अशोक किस वंश से संबंधित है? अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईस्वी में पराजित किया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के उपाधि अशोक को क्या बोलते हैं? मास की लघु शिलालेख। उपाधि और स्रोत, अशोक की जो उपाधि है मास की लघु शिलालेख से मिलती है। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। अशोकवर्धन पुराण से मिलता है। देवानाम प्रियस अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख से। पियादस्सी राजा, ये बराबर गुहा लेख से। पियादस्सी राजा के बराबर गुहा लेख से। और राजा अशोक ये मिलता है नेट्टूर लघु शिलालेख से। आधिकारिक विभाग शुल्काध्यक्ष, व्यापारिक कर का प्रधान। सीताध्यक्ष ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा विभाग का प्रधान था। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। मुद्राक्षर पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वह था चंद्रगुप्त मौर्य था। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। जो भाग और बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। मौर्योत्तर काल मौर्य के ठीक बाद मगध पर शुंग राजवंश ने शासन किया। 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह शुंग नाम से जाना जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? सातवाहन। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में किया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? कंडफिसस ने जारी की। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने प्रयोग किया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में हुआ। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिल एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने सोने के सिक्के चलाए। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व ने राज किया। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के
को जारी किया था। कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को जारी किया था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर। जो पुरुषपुर है किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियम ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुकों को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ शक संवत का। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित हैं तो यह ईस्वी सन में 556 प्लस 78 बराबर 634 ईस्वी होगा। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकलन हुआ? कनिष्क के सिक्कों पर अंकलन हुआ बुद्ध का। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। बाल विवाह की प्रथा आरंभ की थी कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ की थी कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। जो भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है वो कौन सी शैली है? गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में था। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया जैन धर्म को। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ में। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ। अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख के खोजकर्ता थे पेड्रे डी पेंथलर जो 1750 में। दिल्ली टोपरा के अभिलेख कैप्टन पोलियर ने खोजा था 1785 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा की खोज किसने की थी? हैरिंगटन ने की थी 1785 में। और गिरनार शिलालेख की खोज की थी ले कर्नट टॉड ने 1822 में। इलाहाबाद स्तंभलेख टी.एस. बर्ट ने खोज की थी 1834 में की थी। शाहबाजगढ़ी अभिलेख एक फ्रांसीसी अधिकारी ने खोज की थी 1836 में। धौली अभिलेख ये किट्टो ने की थी 1837 में। भाब्रू शिलालेख ये कैप्टन बर्ट ने की थी 1840 में। जौनागढ़ अभिलेख की सर वाल्टर इलियट ने की थी 1850 में। कालसी शिलालेख की जॉन फॉरेस्ट ने की थी 1860 में। मास्की अभिलेख की थी बीडेन ने 1915 में। सारनाथ स्तंभ की खोज की थी ओरेल स्टाइन ने 1905 में। अशोक का रुस्मिनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया? सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया गया। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। जो सातवाहन थे उनकी राजधानी अवस्थित कहाँ थी? अमरावती में। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से संबंधित थे।
अगला है संगम काल। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? कपास के व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र। तोल काप्यम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल में। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था मदुरै। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य में। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से संबंधित है। संगमों का आयोजन, संगम स्थान और अध्यक्षता। प्रथम संगम स्थान कहाँ पे है? मदुरई में। अध्यक्षता किसने थी? अगस्त्यार, अगस्त ऋषि ने। द्वितीय संगम कहाँ था? कपाटपुरम, अलवे, अगात्यार, अगस्त ऋषि ने ही। तृतीय संगम कहाँ स्थान है? मदुरई में हुआ था। तृतीय स्तंभ जो नक्किरियन ने किया था। लालचेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्ण की पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेन्नुगुट्टवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तोलकाप्यम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद और कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त है? राजा के लिए प्रयुक्त है। कौन को एवं मन्नन। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम। चेरवंश का शासक किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेरवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टू वन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कार्यकाल। चोरकाल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरैयूर। तोलकाप्पियम की रचना किसने की थी? तोलकाप्पियन ने। चोल वंश में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? मनरम। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्ट्रैम्बो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टन के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पोंडे नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई को। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने की थी। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद कार्तिकेय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा द्वितीय था। चोल राजा जिसे गंगई कोड कहा जाता है कुलोत्तुंग। किस चोल राजा ने बंगाल पर कब्जा किया था? राजेंद्र ने। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? चोल। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुप्पा लेक से। जो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुप्पा लेक के साथ। गुप्तकाल 10वां चैप्टर है गुप्तकाल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी पूर्व। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासक ने के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड और विक्रमादित्य के कवि कालिदास। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जो अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है वह था नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? वकाटक का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम
कहा जाता है? कहो स्तंभलेख में शुक्रपम कहा जाता है स्कंदगुप्त को। फाहियान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। फाहियान और हेनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी कौन से? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। गुप्त वंश 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलब्ध में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में। गुप्त किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी है? गुप्त काल में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी? किस काल में? गुप्त काल में। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? चंद्रगुप्त के। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? गुप्त ने। भारत का नेपोलियन किसे किया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। नहीं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त काल ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बागधार में। गुप्त काल ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। बाल विवाह की जो प्रथा थी आरंभ कहाँ हुई थी? गुप्त काल में आरंभ हुई थी। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरड़ अभिलेख से। मिहिरकुल का संबंध था हूणों से। मिहिरकुल का संबंध किससे था? हूणों से था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया था रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है? कुमारगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुमारगुप्त फर्स्ट को। पुंडरवर्धन मुक्त प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसे गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया? कुमारगुप्त प्रथम ने। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध
साहित्यिक कृतियों में होती है। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम की कालिदास की जो कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, इनकी प्रसिद्ध 100 साहित्यिक कृतियों में गिनती होती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में हुआ। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का उठा भाग। क्या थी? उपज का उठा हुआ भाग। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का आयोजन किया था? प्रवेशन प्रथम ने किया था। भारतीय यात्री फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित है पाटलिपुत्र में। गुप्त सम्मत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त सम्मत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश के जो शासन है इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दीनार। जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दीनार कहते हैं। 11 में गुप्तोत्तर काल, जिसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश कहते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? हेनसांग। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जो हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के काल में। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? नरसिंहदेव बर्मन ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल रहा। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? 14 साल रहा था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आग्रगमन को रोका पुलकेशिन सेकंड ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन में 606 ईस्वी हर्ष सम्मत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा था। कवि बाणभट्ट निवासी थे थानेश्वर के। जो कवि बाणभट्ट थे कहाँ के निवासी थे? थानेश्वर के। नागनंद। नागनंद का रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज व प्रयाग में। नालंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने पराजित किया। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयू की। ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा था? हर्षवर्धन को कहा था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। शशांक क्या था? हर्ष का समकालीन था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्ष के समय की सूचियां किसकी पुस्तक में निहित हैं? कल्हण की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। जो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज की थी। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया, प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका
पुलकेशिन सेकंड ने। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? येनिन्तु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जोशीमठ, द्वारकापुरी तथा श्रृंगेर में। हर्षवर्धन ने शासन किया था 7वीं शताब्दी के दौरान। हर्षवर्धन ने शासन कब किया था? 7वीं शताब्दी के दौरान। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? असम का। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? कन्नौज। गंगों की प्रथम राजधानी थी कोलर। गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी? कोलर थी। पल्लव राज्य की राजधानी थी क्या थी? पल्लव राज्य की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव राज्य की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? दक्षिण में। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्चर ने स्थापित किया था। अगला चैप्टर 12 प्राचीन भारत की कला एवं संस्कृति। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्णपष्ट ने किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? कृष्णपष्ट ने किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वंश संबद्ध था? राष्ट्रकूट। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था गुप्त काल में किया गया था। एलोरा का निर्माण कराया था। एलोरा का निर्माण जो कराया था राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्ध और जैनों के। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? मौर्य ने कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था गंग शासकों ने। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म से। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो किससे संबंधित हैं? हिंदू एवं जैन धर्म से। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दी? चंदेल। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? चंदेल ने। खजुराहो का मां तंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। उदयगिरी के पत्थर में कटी गुफा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? नागर शैली के रूप में जानी जाती है। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है पल्लव वंश से। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से बना है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से बना है। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? चोल वंश के शासनकाल में हुआ। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1245 एडी में। जो कोणार्क मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ था? 1245 एडी में हुआ था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव बर्मन ने बनवाया था, जिसे हम ब्लैक पकौड़ा कहते हैं, जो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसका निर्माण नरसिंहदेव बर्मन ने प्रथम चोडगंग ने करवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पकौड़ा या ब्लैक पकौड़ा भी कहते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ब्लैक पकौड़ा कहा है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? ब्लैक पकौड़ा कहते हैं। लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। कोलकाता में क्या स्थित है? लिंगराज मंदिर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में निर्मित हैं। भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में निर्मित हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भ गृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं लकड़ी की। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। जो अंकोरवाट का विष्णु मंदिर है कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। बोरोबट्टू स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में। द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिल भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? पल्लवों के द्वारा बनाया गया। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है?
एलोरा का शक, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर क्या है? पल्लव। तो ये कह रहा है इसमें निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? किसका सुमेल है? तो एलोरा का मंदिर शक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव और खजुराहो मंदिर चंदेल। तो सी, इसमें खजुराहो के मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई में। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया? अशोक ने बनवाया। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था। नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल है मध्य प्रदेश में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? मंदिर रचना शैली को। प्रसिद्ध नैमी सारण्य तीर्थ कहाँ स्थित है? सीतापुर उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य है? सिंध तथा झेलम के। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल में। पलिताण मंदिर किस नगर में स्थित है? भावनगर में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कन्हेरी महाराष्ट्र में। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? कनिष्क के। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गंधार कला। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? शिव को। प्राचीन साहित्य, लास्ट चैप्टर इसका 13वां। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? हेरोडोटस की। मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 10 कुमार चरितम किसने लिखी? दंडी ने। 10 कुमार चरितम किसने लिखी है? दंडी ने लिखी है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि का? कालिदास। कालिदास का क्या है? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। कल्हण किसकी है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। जो कल्हण की पुस्तक है उसका नाम क्या है? राजतरंगिणी। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राजतरंगिणी, जो कल्हण के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? परणी के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। 12 मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवक शासक पर प्रकाश डाला है? मिनिंडर पर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे नागसेन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय शासक था जयसिंह। कल्हण कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं तथा 7826 श्लोक हैं। पहले 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का परंपरागत इतिहास है। चौथे व छठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का एवं 7वें व 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास है। कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनार एवं जीधर ने। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। जो अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। गीत गोविंद का रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सैन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, जैसे केशव भी बोल देते हैं, ठीक है। शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। स्वप्नवास वद्धता के लेखक कौन है? भास। स्वप्नवास वद्धता के लेखक कौन है? भास। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है, वह क्या है? पंचतंत्र का। जो किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। जो गणित की पुस्तक है कौन सी? लीलावती, उसके लेखक कौन है? भास्कराचार्य। गुप्तकाल की महत्वपूर्ण रचना एवं एक दृष्टि में।
अभिज्ञान संकुलतलम, मेघदूत और कुमार संभव और रघुवंशम और ऋतु संहारम ये किसकी है? कालिदास की। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखादत्त की। चरक संहिता किसकी है? चरक की। 10 कुमार चरित किसकी है? दंडित की। ब्रह्मा सिद्धांत और आर्यभट्टनियम ये किसकी है? आर्यभट्ट की है। और उरुभंग किसकी है? भास की है। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु दत्त शर्मा की है। चरुदत्तनम और स्वप्न वासदत्तनम ये किसकी है? भास की है। और बृहत संहिता किसकी है? बृहत संहिता है 12 मिहिर की। मृच्छकटकम किसकी है? शूद्रक की है। अमरकोश किसकी है? अमर सिंह की है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। भास्कर को बीजगणित के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थित है, पृथ्वी घूमती है। आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन है? मनु हैं। मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडी। नागानंद और रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। शिल्पा दिकारम का लेखक कौन था? इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक किसने किया था? जयानक ने किया था। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को। बृहत संहिता को क्या कहता है? विश्वकोशीय ग्रंथ बृहत संहिता को। ठीक है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी? हाल ने की थी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया है।